हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में बहुत ही क्वेश्चन इससे आए हैं प्रीवियस ईयर में, और प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें, उत्पत्ति भी अमेरिका में हुई, विकास भी अमेरिका में हुआ। ये इस संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, इसका याद रखिए, मारबरी बनाम मेडिसिन केस, जो कि है आपका 1803 का। ठीक है, ये केस ही कई बार आया है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा है कि मारबरी बनाम मेडिसिन, यानी कि न्यायिक समीक्षा किस केस से शुरू हुई। तो मारबरी बनाम मेडिसिन वाद 1803, इसके द्वारा न्यायिक समीक्षा शुरू हुई। ठीक है, अभी समझेंगे क्या है, अभी ये समझिए शुरू। और उस समय जॉन मार्शल क्या थे, न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत में तो संविधान में ही स्वयं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, और उसके बाद केशवानंद भारती केस ने घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा क्या है, मूल संरचना है संविधान की। ठीक है, तो मूल ढांचा है संविधान का। ठीक है, तो इसमें कटौती नहीं की जा सकती। तो ये एक प्रस्तावना जैसे समझ लीजिए इसको, और अब अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन, कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इस अर्थ को लेकर, बहुत आराम से समझिएगा। न्यायिक समीक्षा देखिए, विधायी अधिनियमों, ध्यान रखिए इसको शब्द को, विधायी अधिनियमों और कार्यपालिकी आदेशों। ठीक है, दो शब्द याद रखिए, विधायी अधिनियमों यानी कि जो संसद या विधानमंडल कानून बनाती है, कार्यपालिकी आदेशों या कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है। ठीक है, क्या है न्यायिक समीक्षा, क्या है, विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। ठीक है, यानी कि केंद्र पर भी लागू होती है, राज्य सरकार पर भी लागू होती है। तो ये शब्द बड़ा ध्यान रखें, दो तीन शब्द एकदम आना चाहिए। न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। ठीक है, अब ये परिभाषा कहीं भी आए, दो लाइन की परिभाषा इसी को लिख दीजिए, पूरा एकदम करेक्ट परिभाषा। न्यायपालिका क्या करती, परीक्षणों यदि पाया गया संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो उसे अवैध घोषित कर सकती है और अमान्य घोषित कर सकती है। यानी कि परीक्षण के उपरांत, यानी समीक्षा के उपरांत अगर न्यायालय ने पाया कि अमुक कानून, अमुक नियम, अमुक आदेश क्या पा रहा है, संविधान के प्रतिकूल है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, तो उसके अमान्य घोषित कर सकती है सरकार, उसे लागू भी नहीं कर सकती। अब इसको जो है तीन तरीके से समझा जा सकता है न्यायिक समीक्षा, तीन कोटियां हैं इसके। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, जो संविधान में संशोधन होगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बार न्यायिक समीक्षा कहाँ की जाती है, संविधान के संशोधन में। ठीक है, जैसे अभी संशोधन हुआ, 99 संशोधन हुआ, तो 99 संशोधन को संवैधानिकता की गई, वो पाया गया कि न्यायिक स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है, जो कि एक मूल अधिकार, मूल संरचना है संविधान के, उस आधार पर उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह जो 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन है, उसको भी कई कुछ पक्षों को जो है निरस्त किया गया। ठीक है, तो सांसद और राज्य विधायक, दूसरा क्या है, सांसद या सांसद देखिए, संसद होना चाहिए। ठीक है, तो संसद हो या राज्य विधायिका हो द्वारा पारित नियमों या अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा होती है। ठीक है, नियमों और अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा होती है, संसद और विधानमंडल जो नियम कानून बनाते हैं उसकी समीक्षा होती है। तीसरा, संघ और राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा होती है। तो ये तीनों की समीक्षा होगी, यानी संविधान के संशोधन की समीक्षा होगी, किसी विधि की भी समीक्षा होगी, और किसी आदेश की भी समीक्षा होगी या निर्देश की भी समीक्षा होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, किसकी समीक्षा होगी, इन सब तीनों चीजों की समीक्षा होगी। देखिए, प्रयोग किए, जैसे गोलकनाथ केस में न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग किया है, बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग किया, प्रिवी पर्स उन्मूलन केस में इसका प्रयोग किया है, केशवानंद भारती केस में, मिनरवा मिल केस में, एनजेएससी केस में, इस सब सारे केसों में क्या किया, न्यायिक समीक्षा शक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है। इसमें एनजेएससी को तो नल एंड वाइड घोषित कर दिया 2015 में। केशवानंद भारती केस में क्या कर दिया गया, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के, अरे वो क्या 24वें संविधान संशोधन के कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। मिनरवा मिल केस में 42वें संविधान संशोधन के कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी आधार पर ये सारे नियमों में बड़े बड़े ये केस हुए, इसलिए इनका नाम याद रखिए। अब संवैधानिक समीक्षा का संविधान में क्या प्रावधान है, देखिए संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगर प्रश्न ये आए कभी कथन में देते कि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं है।
फिर भी क्या है, कतिपय काटी लिख गया है, कतिपय अनुच्छेदों के प्रावधान क्या सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति देते हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 13, ठीक है, सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? 13। ये क्या करता है? मूल अधिकारों को उल्लंघन करने पर किसी भी कानून को अपकर्ष करने, निरस्त करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है, ठीक है। फिर अगला है अनुच्छेद 32। इसमें भी कहा गया है जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 131, इसमें क्या है? केंद्र और राज्य के विवादों के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद जो होते हैं उसको भी इसके तहत देखा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 226, ये क्या करता है? ये उच्च न्यायालय को शक्ति देता है रिट जारी करने। तो ये कुछ 4 मुख्य अनुच्छेद है, और भी अनुच्छेद कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर 3 देखा जाए तो सबसे पहले 13, 32 ये 2 मुख्य अनुच्छेद है, फिर उसका 226 और 131 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इन सारे अनुच्छेदों के द्वारा हमारे देश में न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसी भी कानून हो या आदेश हो, उसको संवैधानिकता की जो कसौटी है वो 3-4 आधारों पर की जाती है। क्या वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या अधिकारी की क्षमता से बाहर तो नहीं है जिस अधिकारी ने इसे बनाया है। यानी कि अगर संसद ने बनाया तो क्या संसद बना सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं संसद के अधिकारी क्षेत्र में ही नहीं था और उसने जो है कानून बना दिया, या राज्य विधायिका के अधिकारी क्षेत्र में नहीं था उसने कानून बना दिया, या डीएम को आदेश दे दिया जो कि डीएम के आदेश के अंतर्गत ही नहीं था वो कर दिया। फिर संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल तो नहीं है ये भी। अच्छा, इसके साथ साथ एक तरह कह सकते हैं आज मूल संरचना का सिद्धांत भी क्या है, इसी औचित्य है। अगर कोई भी संविधान का संशोधन या कोई ऐसा कानून जो मूल संरचना के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा, उसके अनुकूल नहीं होगा, उसको भी उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये भी इसमें डाला नहीं, लेकिन इसको भी आप लिख ही लीजिए, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का जो विषय क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। उसका कारण क्या है कि अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। अमेरिका में क्या कानून की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन भारत में क्या गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर यहाँ काम होता है। हालांकि ये पुराने जमाने की बात हो गई, 1978 के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट कई बार विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर भी निर्णय दे चुका है। इस तरह हमारे देश में भी न्यायालय की शक्तियां काफी बढ़ गई। देखिए, एक अनुच्छेद 31 बी है जिसके तहत क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा, और लेकिन आज ये न्यायिक समीक्षा के अधीन आ गई, क्योंकि केशवानंद भारती केस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 9वीं अनुसूची के विषय भी अब क्या है? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यही बात आर कोहले मामले में भी यही निर्णय कहा गया कि ये भी न्यायिक समीक्षा के शक्ति से बाहर नहीं है। दरअसल क्या हुआ था कि 1950 जब संविधान लागू हुआ तो कुछ मौलिक अधिकार प्रावधान ऐसे थे जो कि डेवलपमेंट के काम को बाधा पहुंचा रहे थे, विशेष रूप से संपत्ति का अधिकार। उसके कारण क्या हो रहा था कि भूमि सुधार नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो भूमि सुधार करने के लिए पहला ही संशोधन लाया गया और भूमि सुधार संबंधी कानून एक नई अनुसूची में डाल दिया गया, जिसे 9वीं अनुसूची कहा गया, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वो 31 बी से आया, 31 बी जोड़ा गया, उसके तहत वो उसमें डाल दिया गया। और ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, और न्यायालय ने भी उसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें स्पष्ट कहा कि कोई भी प्रावधान चाहे वो 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना हो तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और यही बात की पुष्टि कोहिलोवाद मामले 2007 में भी की गई कि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट में पूरे संविधान में न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और आज सब न्यायिक समीक्षा का मूल आधार जो मूल अधिकार से ज्यादा बड़ा हो गया मूल संरचना। तो संविधान की मूल संरचना का वायलेशन होगा तो आर्थिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। न्यायिक समीक्षा में तमाम चीजें, इसका महत्व क्या है, इससे क्या होता है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखी जाती है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता इसके द्वारा बनाई रखी जाती है, ठीक है। फिर केंद्र और राज्य में यानी संघीय संतुलन बनाए रखे जाता है और मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। 3 ही मुख्य हैं जो न्यायिक समीक्षा के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी ऐसा कोई कानून न बना दे राज्य विधानमंडल जो संसद के अधीन हो, या संसद न बना दे जो राज्य विधानमंडल के अधीन हो, इसका देखने का काम भी यानी संघीय संतुलन करने का काम भी न्यायिक समीक्षा के तहत आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण काम भी न्यायिक समीक्षा के तहत आता है, और संविधान को बनाए रखने का काम भी न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। तो इन सब कारणों से न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। ये आपको कैसे लगा? आपको एक प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे, या इसमें कुछ और भी चीजें पूछनी हो तो